बड़ी बात यह है कि जिस दिन आपके पीछे कुत्ता पड़ गया ना, उस दिन हट 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 कर यो ही कहना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी। अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था, लेकिन घर के हालात थे नहीं, फादर पढ़ाना नहीं चाहते थे। बोला बहुत पढ़ लिया, बोला मैं 5 पढ़ रहा हूँ, तुम 12 पढ़ गया, गणाए पढ़ गया। तो कॉलेज में डॉक्टर A.V. शर्मा जी मेरा बड़ा मार्गदर्शन किया, बहुत तन मन धन से मानसिक रूप से मेरी बड़ी मदद की डॉक्टर A.V. शर्मा ने, कि मैं अकेला बताओ क्यों कर कसूरवार होया, मैं अकेला बताओ क्यों कर कसूरवार होया, इसी तीसी दोनों आगी हुई तो प्यार होया, और जो बिना बीजा लगाए तू आ नहीं सकती, जो बिना बीजा लगाए तू बहनी आ नहीं सकती, ईसा के लंदन में इशार होया, मैं अकेला बताओ क्यों कर कसूरवार होया। दूसरे अस्पताल में बहू का उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में मैं शंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ये बेचैन शब्द कहाँ से जुड़ा? किसी ने बेचैनी इतनी पैदा कर दी कि बेचैन बेचैन बन गया, या पहले शुरुआत से ही ये खानदान के साथ जुड़ा शब्द? ये मेरी बेचैनी रही है किसी काम के प्रति, मेरे अपने हालात के प्रति, और जो मैं सोचता हूँ उसके प्रति मेरी रियल बेचैनी रही है। मैं कोई भी काम का जब जिम्मा लेता हूँ, मैं कोई भी काम करने का जिम्मा रहता हूँ। आज विनोद जी मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो लक्ष्मीचंद सम्मान मिला है, ये लक्ष्मीचंद सम्मान के पीछे भी बहुत लंबी बेचैनी रही है, बहुत लंबे मेरी यात्रा रही है, महा यात्रा रही है, और नंगे पैर चल के आया हूँ मैं, हालात के, माहौल के, बेरोज़गारी के, तिरस्कारों के पथरीले रास्तों से होता हुआ मैं आज सम्मान तक पहुंचा हूं। तो मैं तो इस मौके पर यह भी कहूँगा कि राजनीतिक दृष्टि एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर साहित्यिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्तमान दौर में सरकार बड़ी संवेदनशील है, क्योंकि जिस राजा के समय में कलाकार खुश रहते हैं, कलमकार खुश रहते हैं, भविष्य वहाँ मुस्कुराता है। बड़ी पारदर्शिता के साथ सरकार ने संघर्षों को चुना, संघर्षों को देखा। मुझे बहुत से फ़ोन आते हैं, बहुत से यार दोस्त भी बोलते हैं कि बेचैन हमें बड़ी खुशी हुई कि इस बार हरियाणा सरकार ने सम्मान को सम्मान दिया है। मेरी जो यात्रा रही है, मेरी जो भागदौड़ रही है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनके दौर में उनकी जो संवेदनशीलता है कलाकारों के मन तक पहुंच रही है, उनके संघर्ष तक पहुंच रही है। अच्छा, मैं बात करूंगा जिस तरीके से आपने कहा कि पारदर्शिता रही या क्या रहा, तब चर्चाएं चलती थी कि बेचैन को ऐसा इतना बड़ा अवार्ड मिल जाएगा, या फिर बेचैन को एहसास था कि ऐसी बातें चल रही हैं, सरकार तैयारी कर रही है उनको ऐसा अवार्ड दिलाने के पीछे, और इस अवार्ड के पीछे कौन सी बड़ी रचना को बेचैन मानते हैं कि उन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिल गया? क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद, जो कि हरियाणा का शेक्सपियर या फिर हरियाणवी साहित्य के मामले में कहीं बात आती है तो उनको शेक्सपियर का दर्जा दिया जाता है, वो अवार्ड बेचैन को। विनोद जी, इसमें एक बड़ी बात ये है कि ये इस तरह के जो सम्मान हैं वो झटके में नहीं मिलते। इस तरह के सम्मान कलाकार का, साहित्यकार का एक सफ़रनामा देखा जाता है, उसकी साहित्यिक यात्रा देखी जाती है कि वो कितने समय से लगा हुआ है। मैं पिछले 30 वर्षों से साहित्य को खा पी रहा हूँ, ओढ़ रहा हूँ, साहित्य का जीवन जी रहा हूँ, साहित्य को ही मेरी अपनी एक शैली बनी हुई है। मैं पूरी तरह से टोटली लिटरेचर में डूबा हुआ शख्स हूँ, और हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि माँ बोली हरियाणवी के लिए कुछ करूँ। मैं हरियाणवी को मैंने लंबे समय तक जिया है, हरियाणवी के मैंने अखबार निकाले हैं जो कई सालों तक चले, बाद में आर्थिक तंगी की वजह से बंद हो गए। हरियाणवी के चुटकुले, कविताएँ और नाटक वगैरह, गीत गज़लें वगैरह, एक्सपेरिमेंटल मैंने काफ़ी काम किया है हरियाणवी पे। तो जब हरियाणा सरकार ने आवेदन मांगे तो मैंने उसके अंदर अपना प्रोफाइल भी भेजा। जब उन्होंने प्रोफाइल देखा और सरकार हैं जो सरकार के नोटिस में आया, आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी एक बहुत ही बेहतरीन निदेशक, हरियाणा साहित्य अकादमी के एक ऐसे सुलझे हुए निदेशक जो स्वयं एक बड़े पत्रकार भी रहे हैं और बड़े साहित्यकार भी हैं। उनकी दृष्टि से प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार या कोई ऐसा कोना हो जहाँ संघर्ष को उन्होंने ना पहचाना हो, ना देखा हो। तो आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि जब उनके दौर में जो साहित्यिक लोग थे, संघर्षी लोगों के आवेदन आए तो उन्होंने उन पे भी गौर किया। तो मेरा जो सफ़रनामा रहा है, मेरी जो एक संघर्ष की दास्तान रही है, उस संघर्ष को ये सम्मान मिला है। जी,
दास्ता एक रोहनात काफी चर्चित रही ये कुछ दिन से, साल 2 साल 3 साल से, जब से बीजेपी सरकार आई है और उसके बाद वहाँ उस गांव में तिरंगा फहरना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद एक नाटक का मंचन किया गया जिसे हजारों लोगों ने देखा। तो वीएम बेचन का भी मुख्यमंत्री साहब ने खुद वहाँ नाम अनाउंस किया, आपने खुद गीतकार के तौर पर उसका हिस्सा रहे हैं उस नाटक का। उस नाटक के बाद कहीं ना कहीं सरकार की नज़रों में ज़्यादा जाना, या फिर वीएम बेचन की ये जो फिल्म बनाना, और वो उन बातों पे भी मैं आऊँगा आपसे कि पहले से ही चर्चाएं चल रही है सरकार के साथ कि वीएम बेचन नाम का एक चेहरा काफ़ी ऐसी दास्तां में जी रहा है भिवानी में, तो पहले से चर्चाओं में था या फिर अब इस नाटक के बाद कहीं ना कहीं सरकार की नज़रों में? देखिए, जहाँ तक नाटक की बात है, नाटक पे पिछले लगभग 7-8 महीनों से बड़े भाई मनीष जोशी जी काम कर रहे थे हिसार से। और जब एक दिन उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे दास्तान रोहनात पे काम कर रहे हैं, और बेचैन भाई हरियाणवी में जो गीत लेखन है, हरियाणवी के अंदर शब्दों का जो चयन है, वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया और कहा कि आप इस दास्तान रोहनात के लिए आप गीत लिखें। तो फिर मैंने उसमें दास्तान रोहनात में 5-6 गीत लिख के दिए उन्हें। कोई 2 लाइनें उसमें कुछ आपको लगता हो? दास्तान रोहनात का एक गीत था कि सुन लो सजनों बतानी पड़गी थी राज की जो बात, अंग्रेजा के क्योंकर हमने मिलकर कर दिए खाटे दात। तो ये चीज़ें भी हैं। और एक के शहीदा के गाम ने सलाम करना आया। मुख्यमंत्री सीएम साहब जब पहली बार वहाँ झंडा लहरा के आए तो उन परिस्थितियों को लेके, शहीदों की पीड़ाओं को लेके गीत लिखे हैं। तो दास्तान रोहनात का एक ऐसा वो रहा। और जब इतना सब कुछ हो गया, सरकार ने जब सम्मानित करने का विड़ा उठाया, तो इसमें भाई मनीष जोशी को, यशराज शर्मा जिन्होंने नाटक लिखा, और राखी जिन्होंने कोरियोग्राफी की, उनको और मुझे गीतकार के रूप में सीएम साहब ने हम चारों लोगों को मंच पे सम्मानित किया था। बेचन साहब, बात करेंगे आपके जीवन की भी, लेकिन 5-7 जो आप लड़कियों पे हमेशा लिखते हैं, लड़कों के दर्द पे लिखते हैं, उनकी एक 2-4 लाइनें खड़का दो। उसके बाद आपके जीवन पर चलेंगे और करेंगे चर्चाएं कि एक पत्रकार के तौर पर, एक राइटर के तौर पर, एक कहानीकार, एक कवि के तौर पर कैसी ज़िंदगी रही बेचन की। तो लड़कियों पर और लड़कों पर जो आप थोड़ी सी चुटकियाँ लेते हो, वो 2-4 लाइनें। चुटकियों की बात, एक शेर देखें हरियाणवी का कि मैं अकेला बताओ क्यों कर कसूरवार होया, मैं अकेला बताओ क्यों कर कसूरवार होया, इसी तीसी दोनों आगी हुई तो प्यार होया। और जो बिना बीजा लगाए तू आ नहीं सकती, जो बिना बीजा लगाए तू बहनी आ नहीं सकती, ईसा के लंदन में इशार होया। मैं अकेला बताओ क्यों कर कसूरवार होया, इसी तीसी दोनों आगी हुई तो प्यार होया। मैंने हमेशा सच्चाई लिखने की कोशिश करी। मैंने प्रयास यही रखा है कि जो सच्ची बात है, सही बात है, प्यार मोहब्बत के अंदर, प्रेम के अंदर, जो एकदम सिंपल सी बात है, वो कहीं ना कहीं से अपनी कविताओं के माध्यम से और इन चीज़ों के माध्यम से सामने आए। और एक और भी देखें कि वह दे के हलक में डंडा मेरा हाल पूछे से, वाह दे के हलक में डंडा मेरा हाल पूछे से कि पुंजड़ जवाब दूँ, रोज़ एक के सवाल पूछा था। और गिरा के चेहरे पे जुल्फा का जाल कि बता मैं सुथरी सूँ वो चांद सुथरा से, बता मैं सुथरी सूँ वो चांद सुथरा से, गिर के थोपड़े पे जुल्फा का जाल पूछे से, वह दे के अलग में डंडा मेरा हाल पूछे से कि पुंजड़ जवाब दूँ, रोज़ एक के सवाल पूछे से। मैं बात करूंगा आपसे इस बेचैन नाम के पीछे और इस कविता गढ़ने वाले चेहरे के पीछे दुख दर्द, क्योंकि सबको हंसाते हैं मंच पर, हास्य कवि के तौर पर वीएम बेचन को जाना जाता है। वैसे पूरा नाम आपको बता दूं, विनोद मेहरा के नाम से, और उसके बाद पता नहीं बेचैन कब बन गए। लेकिन क्या बेचैनी सच में ज़िंदगी में जुड़ी रही है? हालात क्या रहे हैं घर के? मैंने तो ऑफ कैमरा मैं बात करूँ, काफ़ी वर्षों से मैं जुड़ा हूँ वीएम बेचन के साथ, देखा है, लेकिन हालात क्या रहे हैं? और एक कवि के ऐसे ही हालात होते हैं घर के, या फिर यहाँ भी
दर्जे बन जाते हैं, मध्यम दर्जा या उच्च दर्जे के, या फिर जो निम्न कोटि के, जैसे परिवार होते हैं, मिडिल फैमिली, अपर फैमिली, तो वो हालात ऐसे भी इस लाइन में भी होते हैं। और वीएम बेचैन के क्या हालात रहे हैं घरों के, घर की बात? विनोद भाई, मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं 0- डिग्री से निकल के आया हूँ। हालातों की अगर बात करें तो मेरे पिताजी घंटाघर पे जूते पॉलिश करते थे, और हालांकि वो स्वर्ग में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। डेली वेजेस थे, ड्रिंक बहुत करते थे, और मैंने अपने फादर को समर्पित इसीलिए बेचैन की दारूशाला के नाम से एक किताब भी लिखी, जिसके मैंने पहले पन्ने पर लिखा कि यह किताब समर्पित है आदरणीय श्री खुशीराम जी मेहरा को, जो मेरे हिस्से की बीपी कर चले गए। तो बड़े माइनस डिग्री के मेरे हालात रहे हैं। पढ़ना पढ़ाना, परिवार ने पढ़ाया, 5, 7, 8वीं तक पढ़ाया, उसके बाद नहीं पढ़ पाया। लेकिन मेरी इच्छाएं थी, पढ़ने की मेरी इच्छाएं थी। मैं शुरू दिन से चाहे प्राइवेट काम धंधा करूं, कहीं इधर उधर भाग दौड़ रही मेरी। कुछ 1-2 लोग, 10 लोगों में से 1-2 लोग ऐसे मेरे पिताजी को भी मिले जो हमेशा मेरे पिताजी को कहते थे, रे छोरा ने ना बिठावे यहाँ, घंटाघर पे मत बिठायो, तू तो जूते पॉलिश करे, इस पे भी जूते पॉलिश करवाओगे, मत बिठाए इसको, रोजगार दे कहीं। इसमें कितनी सच्चाई है कि वीएम बेचैन ने किस्तों में पढ़ाई करी? ये पूरी सच्चाई है, पूरी सच्चाई है कि मैं 10वीं में हुआ, 9वीं में हुआ, 9वीं के बाद 95 की बात है ये, 10वीं कर ली थी मैंने। और 10वीं की भी पीछे ही घटना ये है कि 9 पढ़ने के बाद मैं भिवानी के एक डॉक्टर के पास रिसेप्शनिस्ट लग गया था। 400 रुपये महीना देते थे, पर्ची काटते थे। मैं उस डॉक्टर साहब का आज भी एहसानमंद हूँ कि एक दिन उसने मुझसे पूछा कि बेटा तू कितना पढ़ रहा है? माँ जी 9 पढ़ रहा हूँ। बोला बेटा 10वीं के प्राइवेट फार्म भर दे, तू अच्छा लड़का है, तेरा इंटेलिजेंसी लग रही है मेरे को तेरे अंदर। मैंने प्राइवेट 10वीं की। 10वीं करने के बाद 95 में बाढ़ आ गई, एक मकान था वो भी गिर गया, हालात बहुत बुरे हो गए। फिर मैं पंजाब चला गया, फाजिलका मेरी बुआ के पास रहा 1-1.5 साल, वहाँ मैंने काम किया। इस बीच मेरा 1-2 साल का गैप भी हो गया था। फिर +2 की मैंने प्राइवेट। +2 होने के बाद अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था, लेकिन घर के हालात थे नहीं, फादर पढ़ाना नहीं चाहते थे। बोला बहुत पढ़ लिया, बोला मैं 5 पढ़ रहा हूँ, तुम 12 पढ़ गया, घनाए पढ़ गया। लेकिन बावजूद इसके फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया मैंने। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो नाइट कॉलेज में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहाँ दिन में तो मैं काम करता स्क्रीन प्रिंटिंग का, इधर उधर दाएं बाएं। फिर उन्हीं दिनों मेरे जीवन में एक और पड़ाव आया, आदरणीय राज राय जी से भी मुलाकात हुई मेरी, जिन्होंने मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़वाया। और फर्स्ट ईयर करने के बाद मेरे फादर को एक दिन पता लगा कि जो तो पढ़ा है, तो फिर एक दिन ही बोले कुछ पैसे ले रहे आगे दे। मेरे पास 1500 रुपये थे। माना पापा मेरे पास पैसे को नहीं तो उनने मेरे तो न्यारा कर दिया। बोला पैसे कौन, तो फिर तू न्यारा ही हो जा। शादी मेरी फर्स्ट ईयर में ही कर दी थी, 98 में मेरी शादी हो गई थी। न्यारा कर दिया। उस साल मैंने एडमिशन नहीं लिया फर्स्ट ईयर करने के बाद। अगले साल जब मैं गया कॉलेज में तो मुझे कदम कदम पे अच्छे लोग मिले हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये, मेरे जीवन की नहीं सभी के साथ है, कि अच्छे लोगों की इस धरती पे कमी नहीं है, बशर्ते आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। तो कॉलेज में डॉक्टर A.V. शर्मा जी मेरा बड़ा मार्गदर्शन किया, बहुत तन मन धन से, मानसिक रूप से मेरी बड़ी मदद की डॉक्टर A.V. शर्मा ने। फिर A.V. शर्मा ने पूछा रहे तूने एडमिशन क्यों नहीं लिया पिछले साल? मैं गुरुजी पैसे कौन थे, तो धमकाया उसने मेरे, धमका के मेरे को कहा ले पैसे और दाखिला ले ले। उन्होंने मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दाखिला करवाया 1 साल के गैप के बाद। और ये सब कुछ होने के बाद मैंने फिर BA की। BA करने के बाद फिर मैं पढ़ाई छोड़ दी और 1-2 साल का गैप रहा। 2 साल का गैप के बाद एक दिन गुरुजी मेरे को मिले। गुरुजी मेरे से पूछने लगे, बोला बेचैन क्या कर रहा है आजकल? मैं गुरुजी कुछ नहीं, पत्रकारिता कर रहा हूँ, अपनी पत्रिकाएँ वगैरह छाप रहा हूँ, कविताएँ वगैरह कर रहा हूँ। कविताओं ने मेरे को जिंदा रखा। बोला MA में एडमिशन ले ले। माँ जी पैसे कौन, मेरे पता है MA के। बोला चल तेरा एडमिशन मैं करूँगा। उन दिनों डॉक्टर A.V. शर्मा जी का लोहारू में तबादला हो गया था, उन्होंने मेरा लोहारू एडमिशन करवा दिया। हिंदी से MA में मैंने वहाँ एडमिशन लिया।
1 साल पढ़ने के बाद फादर बीमार हो गए, पिताजी बीमार हो गए और घर के हालात बुरे, कहीं से कुछ भी आना जाना नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं, बहुत बुरे हालात। अब ये होने के बाद उनको एडमिट करवा दिया डॉक्टर शिवकांत के यहाँ, वहाँ से भी दवाई चलती रही लगातार, और एट लास्ट 31 दिसंबर 2002 को वो एक्सपायर हो गए। और मेरी जो एमए थी वो बीच में अधूरी रह गई, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, दिसंबर टेस्ट चल रहे थे, वो मैं दे नहीं पाया। बस उसके बाद पिताजी की स्वर्गवास के बाद जो मेरी माताजी थी वो मेंटली अपसेट हो गई, और 2 साल तक वो भी मेंटली अपसेट रही, और 1 जनवरी 2005 को उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। हालात ऐसे रहे और वीएम बेचैन का जीवन हमेशा बेचैनी भरा रहा। तो दूसरी तरफ बात करूं कि फिल्म मेकर के तौर पर कैसे, कि फिल्म मेकर तो एक बड़ा बिजनेसमैन फिल्म मेकिंग करता है, वीएम बेचैन को कौन सी पागल, यूं हरियाणवी में बोलते हैं पागल कुतिया ने काट लिया था कि फिल्म मेकर बन गए और उसके बाद वो फिल्म आई ही नहीं? क्या कौन सा लोगों से पैसे वैसे ऐंठ के, या कैसे क्या कुछ चल रहा था? विनोद भाई, ये फिल्म की भी कहानी बड़ी एक अजीब सी फिल्मी कहानी है। मैं हरियाणवी में लिखता रहा, हरियाणवी में लंबे समय तक काम करता रहा, और हरियाणवी में काम करते करते मैंने एक उपन्यास लिखा, द क्राइंग बेबी, रोंदड़ू, एक रोंदड़ू बच्चा। और मेरे 1-2 मित्र थे जो एक्टिंग की लाइन से जुड़े हुए थे, उनसे मैंने बातचीत की, देखा तो वो इन्होंने यार बेचैन इस पर तो फिल्म बन सका है। महा यार फिल्म बन सका है तो बनाओ। बोला भाई इतना बजट बनाएगा? तो महावीर चलो मैं ट्राई करता हूँ। कुछ पैसे मेरे पास भी पड़े थे, और कुछ पैसे फिर मेरे कुछ लोगों ने मदद भी की मेरी। आप जैसे किसी साथी थे, कह दिए यार फिल्म बनानी है, मेरी मदद कर, 11,000 रुपये दे दे। बोला भाई 5 दे दूँगा, 11 कौन दूँगा। तो ऐसे लोग भी मिले मुझे जिन्होंने मेरी मदद करी, मेरे जुनून को देखते हुए मदद करी, और वो पैसा इकट्ठा करके मैंने फिल्म भी बना दी। लेकिन वो डाक के 3 पात रहे, पैसा भी लगा, एनर्जी भी लगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आदमी अपनी हर ठोकर से, अपनी हर गिरावट से सीखता है। मैं ज़िंदगी में गिरता रहा, उठता रहा, पिटता रहा, कुटता रहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आप मतलब ये कहना कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जीवन में इंजीनियर बनो या बड़े प्रधानमंत्री बनो। आप अपनी ज़िंदगी में अपने जुनून के प्रति ढीठ भी बन सको। तो मैं अपने जुनून के प्रति ढीठ आदमी हूँ। मैंने अपने साहित्य का पीछा नहीं छोड़ा, मैंने अपनी हरियाणवी का पीछा नहीं छोड़ा। फिल्म को रिलीज़ करने के भी बहुत से प्रयास किए। 63 में फिल्म फेस्टिवल में फिल्म गई थी, और 1998 में लाडो फिल्म गई थी। उसके बाद से कोई फिल्म नहीं गई थी। वहाँ सतरंगी और बिन तेरे बेचैन फिल्म पहुँची 63 में फिल्म फेस्टिवल तक। लेकिन सतरंगी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड दे दिया, सारा सब कुछ हो रहा। जो फिल्म 2nd नंबर पे थी, दूसरी फिल्म थी, उसको कुछ नहीं मिला। इसे आप बेशक ये कहें कि हरियाणा के अंदर हरियाणवी फिल्मों के प्रति उदासीनता है और बात नहीं पहुंच पाई। या फिर मैं जब हरियाणा में भी खूब भटका, खूब मैंने कुछ मंत्रियों से भी इधर उधर भी बातचीत की, इधर उधर भाग दौड़ की कि भाई आप मेरी फिल्म को टैक्स फ्री ही करवा दो, सारा सब कुछ। लेकिन कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाई, और वो फिल्म ऐसी की ऐसी डब्बे में ही पड़ी है। उसका सेंसर वेंसर सारा सब कुछ करवाया, बॉम्बे जाके आया। जितनी मुझे नॉलेज थी या जितनी मेरे साथियों ने मदद की, भाग दौड़ की, बहुत से कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। किसी मतलब कुछ तो ऐसे ऐसे कलाकार रहे हैं जिन कलाकारों ने 5 पैसा भी नहीं लिया। एक तरफ बात करें जिस तरीके से हालात आपके ऐसे रहे, तो दूसरी तरफ मैं आपसे बात करूंगा कि इन हालातों में व्यक्ति की जिंदगी बड़ी जद्दोजहद भरी, मुश्किल भरी और कहीं ना कहीं डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं, जो ऐसे अच्छा लिखने और दिखाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसी रहती है। इस दौरान बेचैन की ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ आया कि किसी दिन ज़िंदगी छोड़ दे, किसी दिन ये दुनिया छोड़ दे, किसी दिन ये शहर छोड़ दे, किसी दिन घर छोड़ दे, या फिर लड़ता ही रहा हमेशा? मैं विनोद जी हमेशा लड़ता रहा। मतलब इस सच्चाई को तो मैं जानता हूँ। मैंने काफ़ी लिखा भी है कि हाय तरस आ जाता है ज़िंदगी तुझ पर, वरना एक ही झटके में तेरे होश ठिकाने ला देता। लिखा मैंने, बहुत कुछ लिखा, हताशा में भी लिखा, लेकिन फिर बात वो हाशे की ही बात आ जाती है। तो मड़ी मड़ी बाता पे ना टेंशन ठाया करो, जिंदा रहना से तो जोर का ठाका लाया करो।
तो हरियाणवी की अगर मेरी बात आती है और इन चीज़ों की अगर बात आती है तो खूब डिप्रेशन में भी रहा मैं, लेकिन थैंक्स गॉड मेरा साहित्य, मेरा लिटरेचर, मैं भीड़ को इतना पसंद नहीं करता जितना अकेला बैठना पसंद करता हूँ। अकेला बैठ के पढ़ना, शेर व शायरी को देखना, गज़लों को देखना, कविताओं को देखना, लोगों के ऐसे ऐसे साक्षात्कार देखना जिन्होंने अपना सारा जीवन पीड़ाओं में इनमें गुजारा है, तो मुझे मज़ा आता है अकेले बैठने में। मुझे प्रयोगवादी कवि रहे हैं, आपने काफी प्रयोग किए हैं। बेचैन ने कौन सी मुख्य रचनाओं की छाप छोड़ी है हरियाणवी में, और कौन सी खास रचना है जो दिल के करीब है भी बेचैन की काफी? देखो क्या होता है कि एक साहित्यकार के लिए उसकी जो रचनाएं होती है ना, वो सारी ही दिल के करीब होती है। माँ के लिए उसके बेटे सारे ही प्रिय होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर मैं बात कहूँ तो 2013 में मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास का एक बहुत ही चर्चित और बड़ा प्रेम कथा का नाटक रहा है, मैंने 2013 में अभिज्ञान शाकुंतलम को हरियाणवी में ट्रांसलेट किया, और हरियाणवी में ट्रांसलेट करने का मुझे ये अंजाम मिला, मुझे ये परिणाम मिला कि हरियाणा सरकार ने मुझे श्रेष्ठ कृति सम्मान दिया, हरियाणा साहित्य अकादमी ने, जिसकी एवज में मुझे न केवल राशि भी दी गई, सर्टिफिकेट भी दिया गया। पूरे देश के अंदर हरियाणवी कविताओं का सम्मान करने के उपलक्ष्य में रोडवेज में मेरा किराया नहीं लगता। ये हरियाणा सरकार की मेहरबानी है। हरियाणा रोडवेज देश भर में जहाँ कहीं भी जाती है किराया नहीं लगता। ये हरियाणा सरकार ने मुझे एक पत्र दे रखा है, आई कार्ड दे रखा है इस चीज़ का। अब आने वाले वक्त में बेचैन कितना आगे उड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब पर निकलने लगे हैं बेचैन के। उस बेचैन जिसकी जिंदगी बेचैनी भरी रही, गरीबी भरी रही, उसके बाद अब 250 रुपये कमाने वाला बेचैन अब लाखों कमाने लगा है। किसी मंच पर जाता है तो वहाँ पर भी उसके काफ़ी वो हरियाणवी में कहते हैं कि रेट बढ़ गए। तो अब काफ़ी उड़ान भरने का दौर है, या फिर बेचैन संतुष्ट हो जाएगा यही? नहीं। मैं हमेशा अपने यार दोस्तों को बोलता भी हूँ कि अगर बेचैन ने चैन मिल गया तो फिर किसा बेचैन। संतुष्टि, देखो आप अपने जीवन में अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई लक्ष्य वाला काम कर रहे हो, तो संतुष्ट अगर हो गए तो फिर आप उसके प्रति जुनून नहीं है। आप मेरे अंदर जुनून है, और लंबे समय तक मैं ये काम करता आने लग रहा हूँ हरियाणवी बोली को। अब मेरा जो अगला कदम है, मेरे जो अगला जुनून है, जुनून के मैं लंबे समय से पीछा कर रहा हूँ, लंबे समय से लग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार हरियाणवी बोली को भाषा का दर्जा दिलाने में अपनी संवेदनशीलता दिखाए। हरियाणवी बोली को अगर आप भाषा का दर्जा दिला देंगे, देखो आप देश दुनिया के अंदर जितनी भी बोलियाँ हैं, जितनी भाषाएँ हैं, चाहे पंजाबी हो या गुजराती हो, या उनको ध्यान से देखो, जो प्रदेश माँ बोली को अपना रहे हैं वो प्रदेश काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। तो हरियाणवी बोलियों के अंदर पासवर्ड होता है। पासवर्ड ऐसा होता है कि जिसको वहीं का आदमी समझ सकता है। हमें समझने के लिए, हमारी गहराई को समझने के लिए बाहर के आदमी को हम पे शोध करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। अब अगर हम ये कह दें कि मैं आपसे कह दूँ कि बाज़ार में चलेगा, आप यूँ कह दो हाँ, ये पासवर्ड है, बाहर के आदमी को समझ में नहीं आया जो किए गया, लेकिन हमने बेरायो नाट गया। ये पासवर्ड है। ये इस तरह के शाब्दिक बड़े भारी भारी पासवर्ड होते हैं हर बोली के अंदर। तो ये चीज़ें भी हैं। अब बोली को भाषा बनाने के लिए सरकार हरियाणवी भाषा विकास आयोग का गठन कर सकती है, जो आयोग अपने कुछ चुनिंदा समय में, जो तय दिए गए समय में अपनी रिपोर्ट पेश करे कि क्या क्या कमियां हैं। बोली को भाषा बनाने की दिशा में जो चरण होते हैं, शैक्षणिक चरण होता है, इस दिशा में भी सरकार अपनी इच्छा शक्ति जाहिर कर सकती है। तो कुछ लोग जो हरियाणवी बोलने में गुरेज करते हैं हरियाणवी होकर के, और खासकर जिन लड़कियों पर आप लिखते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को इंग्लिश या हिंदी की तरफ ढालती हुई नजर आती हैं, उनको आप हरियाणवी के से प्यार करने का क्या कुछ कह पाएंगे कि कैसे हरियाणवी से प्यार करें, हरियाणवी बोल लें कहीं ना कहीं? विनोद जी, एक बड़ी बात देखिए कि आप देश दुनिया की कोई भी बोली सीख लो, कोई भी भाषा सीख लो, लेकिन अगर हरियाणवी की बात करी जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन आपके पीछे कुत्ता पड़ गया ना, उस दिन हट 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 कर ये कहना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी। आपको दूसरी भाषाओं का ज्ञान है, ये अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी मातृबोली को मत भूलें। जितना ज़्यादा मातृबोली बोले तो माँ बोली,
और आप अपनी माँ को प्यार करेंगे, और जिस लहजे में, जिस बोली में माँ ने आपको प्यार किया है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके अपने एक्शन, आदमी, आपने एक बात सोची है कि अगर ये गालियाँ नहीं होती तो कितने लोग बीपी, ब्लड प्रेशर तो मर जाते हैं। अपना गुस्सा जाहिर करें तो आप अपनी मातृबोली के अंदर जब किसी पे क्रोधित होते हैं, किसी पे गुस्सा जाहिर करते हैं, तो तब संतुष्टि आती है। जब तक आप अपनी हरियाणवी में उसने में एक बात नहीं कह लोगे ना, तब तक संतुष्टि को नहीं। अब बेशक 15 लाइन की किसी ने कितना है एक्सक्यूज मी, कितना है रास्कल वास्कल कह लियो, हरियाणवी तो एक हरियाणवी है, मातृबोली की बात है। और रही बात प्यार प्रेम करने की बात, ये बात आप बेशक अपने बड़े बुढ़ा तो पूछ लियो, बोलियों में संस्कार होते हैं, ये वो संस्कार होते हैं, ये वो नियम होते हैं। बोली ही बताती है कि भाई अपने तो बड्डे के सिराना पे कदे नहीं बैठा कर। बोलियाँ ही बताती हैं कि अपने तो बड्डे ने देख के ना उनके पैरों के हाथ लगाओ। ये हमारी बोली का, ये हमारे संस्कारा का हिसाब किताब था कि जब नई बहू सर को ऊपर बरोटा धर के आया कर दी, और कोई गांव गुआंड का ट्रैक्टर रेड़ा लेके लेकर जाया करता तो न्यू कोण में लाग जाया करती एक साइड में, क्योंकि उसने भी रहा भाई गांव गुआंड का देवर जेठान लग रहा है, कोई बड़ा बुढ़ा आने लग रहा है। ये हमारी अपनी बोली का चमत्कार है। बोली संस्कार करना सिखावा है। ये जो सास बहू का जो प्यार वो है, अब कितना प्यार रह रहा है, बच रहा है। इस प्यार के पीछे का कारण ये हो कि हम संस्कारों से पीछे हट गए। और अगर आप संस्कारों को जिंदा रखना चाहते हैं और आपको लगता है कि जो हमारे पुराने संस्कार हैं, हमारे पुराने संस्कार परिवार को जोड़ते हैं, हम बात तो कर लेते हैं, अफसोस तो जाहिर कर लेते हैं, और पहला तो यार संयुक्त परिवार होया करते यार, न्यू कट्ठी खाट गलिया करती, हमारा दादा नू कया करता ये। लेकिन आपने अपने ही जीवन की गाथा को, आपने अपनी ही स्टोरी को फिल्मी बना दिया, 3 घंटे की फिल्म बना के दिया। लेकिन सच ये भी है कि संस्कारित रहना है तो आपको अपनी माँ बोली से प्यार करना पड़ेगा। और कैसा लगेगा जब आपकी माँ बोली पूरे प्रदेश के अंदर अपनाई जाएगी। और बड़ी बात, मैं आपने एक बात और भी बताना चाहूँ आपके चैनल का माध्यम से, हरियाणवी बोलने वालों का बहुत लंबा चौड़ा जखीरा है। हरियाणवी आपका दिल्ली के अंदर ये जितना देहात है, ये लगभग हरियाणवी बोल रहे हैं, हरियाणवी समझ में भी आओ है। पश्चिमी यूपी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, ऊपर तक चले जाओ आप, वहाँ हरियाणवी को बहुत अच्छे तरीके से समझा बोला जाता है। आप इधर हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर इस साइड में निकल जाओ, इस साइड में भी हरियाणवी बहुत बढ़िया बोली जाती है। हमारे लोहारू से ऊपर वाला जो एरिया है राजस्थान का, चूरू, चिड़ावा है, इस साइड में भी काफ़ी हरियाणवी है। हम चारों साइड तक जुड़े हुए हैं। हरियाणवी बहुत दूर दूर तक बोली जाती है। और हमारी अपनी जो तादाद है, तादाद की बात करी जाओ तो 2.5-3 करोड़ तो अपने हरियाणा की तादाद है। और जो आसपास भी हम असर मारा तो कम से कम भी 8-10 करोड़ के आसपास हमारे हरियाणवी बोलने वालों की तादाद है। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि देखो, ये जो सरकार है ना, इस सरकार में सबसे बड़ी बात तो ये है कि संवेदनशीलता है कई मुद्दों को लेकर। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ, बेशक धारा 370 की बात लगाई जाओ, बहुत लंबे समय तक चलती आने लग रही थी, लेकिन इस सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। भाईचारे की अगर बात की जाए तो धारा 370 की उस मुद्दे का भी समाधान किया। अयोध्या मुद्दा था, उसका भी समाधान किया। और अब ये जो बोली को भाषा बनाने जैसे मुद्दे हैं, इन पे भी मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार समाधान करेगी। और अच्छा, एक बड़ी चीज़ और, अभी जो नई शिक्षा नीति आने लग रही, इस नई शिक्षा नीति ने तो कमाल कर दिया। नई शिक्षा नीति बोलती है कि 5वीं तक बच्चों को आंचलिक भाषा में पढ़ाया जाए, क्योंकि जो हमारे कर्णधार हैं, जो नीति निर्धारक हैं, उन लोगों को एक बात का पता है, बालक 5वीं तक अगर संस्कार लेगा तो वे संस्कार जीवन में आगे काम आएंगे। तो नई शिक्षा नीति को भी आप इस दिशा में बहुत अच्छा मान सकते हैं। इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया और मेरे हिसाब से बेचैन से आप बैठे हैं, और एक कवि और एक ज़िंदगी एक फ़िलोसफर की कैसी रहती है, एक फ़िलोसफर ही रहे हैं जिस तरीके से, वो सारी चीज़ें बातचीत इनसे रही। लास्ट में आपकी दारूशाला की जो VM बेचैन की दारूशाला है, बेचैन की दारूशाला, उसकी 2 लाइनें, ताकि गुदगुदाने के साथ साथ ये इंटरव्यू का हम समापन। विनोद जी, मैंने बेचैन की दारूशाला को ट्रांसलेट किया। बेचैन की दारूशाला के साथ मैंने काफ़ी कवियों को भी ट्रांसलेट किया है। मिर्ज़ा गालिब को, एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है मिर्ज़ा गालिब की, मैं आपने वो बताना चाहूँगा कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मिर्ज़ा गालिब की बहुत प्रसिद्ध गज़ल है। और मैंने हरियाणवी में ट्रांसलेट किया। हरियाणवी बोलती है कि हर बात पे कह देश है तेरा फंड केस है, हर बात पे कह देश है तेरा फंड केस है, पहला तू है नो बता तेरा घमंड केस है। और रही बात दारूशाला की, तो दारूशाला में एक हरियाणवी का देखा कि मेरी चिता पर दारू खिंडाइयो,
घिना कति बर्बाद करियो, मने सिर्फ पियक्कड़ कंधा देवे, मेरा बादियो वचन याद करियो, घराले घर श्राद्ध करें तो श्राद्ध मेरा न्यू करियो, गांव के सारे पिवणिया के घर न बोतल जा दरियो। तो देखा आपने वीएम बेचन के साथ ये बातचीत रही, और जिस तरीके से, जिस लहजे में वो हरियाणवी अंदाज में अपने ही बयां करते हैं काव्य के माध्यम से, लोगों का डिप्रेशन दूर भाग जाता है। वीएम बेचन आज गरीबी के स्तर से उठ के उस युवा लड़के से जिसको पढ़ाई के लिए काफ़ी दारोमदार, काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा पढ़ने के लिए, और पढ़ा लिखा होने के बावजूद सबल खड़ा होने के लिए उसे कितनी लड़ाइयों का संघर्ष करना पड़ा। काफ़ी कुछ सिखाता है वीएम बेचन का जीवन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। एक लड़के को जो कि 10 या 20 रुपए अपनी जेब में रखता है और काफ़ी बेमाचा, काफ़ी तकलीफ भरी ज़िंदगी जीता है, और आज उसको सरकार 2.5 लाख रुपए के पुरस्कार देती है। तो हौसला और ज़िंदगी में जुनून हो, जिद्दी हो आप, तो कुछ भी हो सकता है। स्पेशली इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इन पंक्तियों को आप दोबारा दोहरा सकते हैं। बेचैन की कौन सी लाइन आपको पसंद आती है, कौन सा तरीका या कौन सा जॉनर आपको पसंद आता है। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।